नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भक्ति भाव से मनाया गया आंवला नवमी का पर्व। महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का पूजन कर की परिवार की खुशहाली की कामना। शहर के गोहलपुर और प्रेम सागर क्षेत्र में 2 अग्नि दुर्घटनाएं आई सामने। गोहलपुर में कबाड़ी के गोदाम और प्रेम सागर में मकान में लगी आग। मकान एवं गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। मतगणना के लिए प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर एक गणना अभिकर्ता को नियुक्त कर सकते हैं प्रत्याशी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार उम्मीदवार को मतगणना तिथि के 3 दिन पूर्व ही आरओ के समक्ष नियुक्ति पत्र पेश करना होगा। वहीं मतगणना केंद्रों में केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रत्याशियों को 3 दिन पूर्व ही अपने गणना अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल में केंद्रीय और राज्य मंत्री उपमंत्री का प्रवेश निषेध रहेगा। वो यदि प्रत्याशी हैं तो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों को सुरक्षा प्रदान होती है, लिहाजा उन्हें सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश नहीं दिया जा सकता। 3 तारीख को मतगणना होनी है, जहां पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है कृषि विश्वविद्यालय में। उसी परिसर में मतगणना की जाएगी। 2 बिल्डिंग में 4-4 बड़े हॉल्स हैं जिसमें मतगणना होगी। तो 8 विधानसभा हैं, 8 बड़े हॉल में गणना होगी। उसमें कोई भ्रांति मेरे हिसाब से फैल रही है। इसमें कोई अभी नए दिशा निर्देश नहीं आए हैं। पूर्व से दिशा निर्देश ये रहते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको सिक्योरिटी कवर आदि मिला रहता है वो काउंटिंग एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो ये पुरानी गाइडलाइन है, कोई नई गाइडलाइन नहीं है। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला है, लिहाजा कर्मचारियों में रोष देखा जा रहा है। मानदेय के आवंटन को लेकर देरी के सवाल पर जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि 6 विधानसभाओं के मतदान कर्मियों का डेटा आना शेष है, जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। मतदान दलों में तैनात कर्मचारियों को मानदेय के आवंटन में देरी हो रही है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि 2 विधानसभाओं के कर्मचारियों का ब्यौरा आ चुका है। शेष 6 विधानसभाओं की जानकारी आना शेष है, लिहाजा उनका डाटा आने के बाद ही मानदेय की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। आरओ से कुछ डेटा आना शेष रह गया एग्जेम्पशन वाला। 2 विधानसभाओं की प्राप्त हो गई है, उनकी प्रोसेस हो रही है। 6 विधानसभाओं में जहां जहां लोगों ने अपनी ड्यूटी चेंज कराई है वो डेटा जैसे ही आएगा तो बिल लग जाएगा। 1 दिन की बात है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी और इसी वजह से डाटा इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग रहा है। समग्र आईडी में हुई त्रुटियों के सुधार के लिए आवेदक लोक सेवा केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। बीच में आवेदकों ने सर्वर डाउन होने की शिकायत की थी, लेकिन लोक सेवा केंद्र के मैनेजर ने सर्वर डाउन होने की शिकायत को अफवाह करार देते हुए सुचारू रूप से काम होने का दावा किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र में इन दिनों कम संख्या में आवेदक पहुंच रहे हैं एवं जो लोग आ रहे हैं वो समग्र आईडी में सुधार कार्य कराने, ई-केवाईसी कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। इस दौरान सर्वर डाउन होने का भी हल्ला उड़ा, लेकिन जब लोक सेवा केंद्र के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सर्वर ठीक है और सुचारू रूप से काम हो रहा है एवं चुनाव की वजह से फिलहाल आवेदकों की भीड़ कम है। लोक सेवा केंद्र में सर्वर डाउन नहीं है। MP डिस्ट्रिक्ट साइट भी चल रही है, सब कुछ साइट चालू है। समग्र आईडी के कारण कुछ लोग परेशान हैं बस। वो नहीं तो क्या वजह पता लगा है, किस वजह से? समग्र आईडी की वजह से। समग्र आईडी में ई-केवाईसी ना होना, नाम गलत होना, नाम में मिसमैच होना, तो समग्र आईडी से ज़्यादा लोग परेशान हैं। और सर्वर की कोई शिकायत नहीं? सर्वर नहीं, सर्वर सही है। लगभग कितने लोग आ रहे हैं जो समग्र आईडी की शिकायत? अभी तो भीड़ नहीं आ रही है, काफ़ी लोग नहीं है। चुनाव के से अभी सभी खाली है। रोज 10-12 लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको समग्र आईडी की समस्या आ रही है। आंवला नवमी का पर्व संस्कारधानी में परंपरानुसार आस्था के साथ मनाया गया। इस पर्व पर घरों से लेकर मंदिरों और बागीचों में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का पूजन कर खुशहाली की कामना की। आंवला नवमी पर जिले में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम दिखाई दिया। प्रकृति और भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के इस पर्व के मौके पर महिलाओं ने घरों से लेकर मंदिरों और बागीचों में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन किया।
इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। आज आंवला नवमी है। आज हम लोग सारी सुहागनें मिलकर पूजा करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं और हम लोग बहुत अच्छा लगता है। ये हर कार्तिक के नवमी के दिन आता है, अक्षय नवमी। सभी मिलकर पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण सबको सुहाग बनाए रखें, सबको खुश रखें। आंवला नवमी के उपलक्ष्य में हम सभी सुहागनें यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए आए हैं। आंवले के पेड़ की प्रदक्षिणा करते हैं, 31 बत्तियों का दीपक जलाते हैं और विधि विधान से सभी सुहागनें मिलकर यहाँ पूजा करते हैं। ये प्रथा चलती आ रही है कि आंवले के वृक्ष के नीचे सभी अपने अपने घर से पकवान बनाकर लाके और यही पेड़ के नीचे बैठकर और खाते हैं, थोड़ा थोड़ा भोग लगाकर और थोड़ा थोड़ा खाकर यह पूजा को संपन्न करते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे सभी सुहागनों ने पूजा की है। ये तैयारी हमारी कल से ही चल रही थी और प्रतिवर्ष हम ये पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद फिर आंवले के पेड़ के नीचे ही जलपान ग्रहण करते हैं। महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर परिवार की खुशहाली की कामना की। राष्ट्रीय विज्ञान नाटिका उत्सव 2023 के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान में हुआ, जिसमें 8 जोनों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य कथानक मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय पर विज्ञान नाटिकाओं का मंचन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय एवं परिषद, संस्कृति मंत्रालय दिल्ली और नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई के तत्वाधान में राष्ट्रीय विज्ञान नाटिका उत्सव 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर के राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान में किया गया, जिसमें 8 जोनों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर विज्ञान नाटिकाओं का मंचन किया गया। होती है ज्वार बहुत ही अपने शरीर के लिए लाभदायक होती है। उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है। ज्वार का वैज्ञानिक नाम सोरगम है और मैं भले ही मोटे अनाज की श्रेणी में आती हूँ, पर भारत में मेरा उत्पादन 25.3% है। स्वस्थ और अच्छा जीवन जीने के लिए आप मेरा उपयोग अवश्य करें। भूलना मत मेरे भाइयों और बहनों, थाली में ज्वार को भी शामिल करना। थैंक यू। तो देखा आप सभी ने ज्वार की रोटी में कितना सारा पोषक तत्व होता है, इसीलिए आप हमें भी डाइटिशियन की सलाह से ज्वार की रोटी खानी चाहिए। संस्कृति एवं अंधविश्वास विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोणों वाले नाटकों का मंचन भी इस दौरान किया गया। मुख्य उद्देश्य या मुख्य कथानक है मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से 8 जोन आए हुए हैं। 9 जोन वैसे सम्मिलित होते हैं, परंतु उनमें से 8 ने ही भाग लिया है, जिनके साथ मार्गदर्शी शिक्षक और उनके छात्र छात्राएं हैं, जो इस कथानक पर विभिन्न खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और उसके साथ साथ अंधविश्वास आदि विषयों पर अपनी नाटिका प्रस्तुत करेंगे। और उसके साथ ही साथ वे इसका मंचन करके जब उनका चयन होगा तब वह राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में ही उनकी इस प्रतियोगिता 23-24 में भाग लेकर हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजक मंडल का कहना है कि इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। गौरक्षा एवं गौ सेवा के संकल्प के साथ यादव समाज ने गौ पूजन किया और इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना की गई। कार्यक्रम के दौरान यादव समाज की विभूतियों एवं गौ सेवकों को सम्मानित किया गया। रामपुर क्षेत्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी शामिल हुए और उन्होंने सनातन परंपरा से जुड़े यदुवंशियों के धार्मिक आयोजन की भरपूर सराहना की। यादव समाज की लकड़ी खेलने हमारे महापौर यहाँ पे जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम रामपुर उपनगरी में पिछले 10 वर्षों से मनाया जाता है और ये कार्यक्रम जो है यादव समाज द्वारा इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी गो चराने के लिए उनको वन में भेजा जाता है। आज उनका पहला दिन कहलाता है। गौओं के बीच में वो जाते हैं गाय लेकर। इसके उपलक्ष्य में ये गोपाष्टमी कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। आज हम लोग को बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे कृष्ण भगवान जी ने
आज के दिन गौ माता को जंगल में गाय का चारागाह शुरू किया गया था। आपने देखा बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ पूरा यादव समाज, पूरा जलपुर शहर और पूरे देश के अंदर एक बहुत शानदार माना जाता है। यादव समाज की लकड़ी खेलने हमारे महापौर। परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जबलपुर जिले में नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन में अब हितग्राही को 3,000 रुपए प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस अभियान को 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में जन जागरूकता की जाएगी एवं दूसरे चरण में सेवाएं प्रदान की जाएंगी और ऑपरेशन होंगे। आज 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। यह जो पखवाड़ा है 2 चरणों में आयोजन किया जाएगा। पहला जो चरण रहेगा उसमें हम लोग सामाजिक जागरूकता की गतिविधियों पर फोकस करेंगे और दूसरे चरण पे सेवा प्रदायगी की गतिविधियां देखेंगे। एक्चुअली में इसका जो मेन उद्देश्य है पखवाड़े का वो ये है कि परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी की भागीदारी को सुनिश्चित करना और जो भी भ्रांतियां हैं पुरुष नसबंदी को लेके उनको दूर करना। विक्टोरिया में भी होंगे, ब्लॉक लेवल में भी जो ओटीज़ हैं वहाँ पर सारी व्यवस्था है। वहाँ पर कितने करीब बनाए ब्लॉक लेवल में जहाँ हमारे एलटीटीज होते हैं उतनी ओटीज़ है हमारे वीटीज़ के लिए। दरअसल भारत की पारंपरिक सामाजिक रचना में अभी भी परिवार नियोजन का दायित्व मुख्यतः महिलाओं पर अवलंबित है। परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समूचे देश में प्रतिवर्ष पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसकी मुख्य थीम है स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा। अदरक का आसमान छूता भाव मध्य श्रेणी परिवार के भोजन का जायका बिगाड़ रहा है। 200 रुपए किलो से ज्यादा के रेट पर बिकने वाला अदरक गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों की पहुंच से बाहर होता नजर आ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आढ़तियों और व्यापारियों की मनमानी के चलते पिछले 6 महीनों से अदरक 240 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। बाजार में नई और पुरानी अदरक का खेल चल रहा है, जिसका खामियाजा गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों को भोगना पड़ रहा है। अदरक के बढ़े हुए दाम ने गरीब और मध्य श्रेणी परिवारों के भोजन का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। भोजन में बतौर औषधि उपयोग किया जाने वाला अदरक सामान्य परिवार की पहुँच से बाहर है। सर क्या है, अदरक और लहसुन सबसे ज़्यादा महंगा है। 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो से कम नहीं है। ले नहीं पा रहे, बजट में आ ही नहीं रहा है। ठंड में अदरक जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और क्या दिक्कत होती है? अब जो 300-400 रुपये कमाने वाला आदमी कहाँ से अदरक और लहसुन खरीदेगा? कब से दिक्कत चल रही है? अरे अभी 6 महीने करीब होगा सर। पुराना अदरक 200 रुपये से ऊपर बिक रहा है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? बाहर से माल कमा रहा है, माल ही कम है। और क्या दिक्कत होती है खरीदने में? ये कोई बजट खराब है, जनता का खरीद नहीं पाती है। कब से चल रहा है महंगा? ये 6 महीने हो गए। 6 महीने से अधिक समय हो गया है, ये रेट चल रहा है। गोहलपुर थाने के सामने देर रात एक कबाड़ के गोदाम और दुकान में आग लग गई। आग की लपटों से लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी 3 दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। हालांकि अग्निकांड में हजारों रुपए कीमत का कबाड़ का सामान जलकर खाक हो गया। गोहलपुर थाने के सामने देर रात को मोहम्मद रियाज के कबाड़ की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। तकरीबन 1 बजे के आसपास ये अग्नि हादसा हुआ। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
आग की लपटों से लोग दहशत में आ गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी 3 दमकल वाहनों के साथ मौके के लिए रवाना हुए और घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगा। हालांकि इस दौरान गोदाम में रखा कबाड़ का सामान आग से जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड पर सूचना मिली। गोहलपुर थाने के अंतर्गत कबाड़ खाने में रियाज अंसारी की दुकान में आग लगी थी, जिसमें फायर वाहन मौके पर 2 भेजे गए। नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा, मालिक के द्वारा अभी बताया नहीं गया है और आग को काबू पाने पर लगभग 1 घंटे लगे। आग लगने कुछ कारण सुन में आया? अज्ञात है। बताया जाता है कि कबाड़ की दुकान के पास लकड़ी का टाल था। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग लकड़ी के टाल और अन्य दुकानों को भी अपने लपेटे में ले सकती थी। कबाड़ गोदाम संचालकों का कहना है कि उन्हें अग्निकांड में भारी नुकसान हुआ है। इसमें प्लास्टिक स्क्रैप जला है 3 से 4 लाख रुपए के बीच का। और कैसे आग लगी है क्या पता है? कितने बजे की घटना है? रात की कोई 12-12:15 बजे की घटना है। आग कैसे लगी अभी इसका तो पता नहीं चला है। और फायर ब्रिगेड जो है टाइम पर आकर जो है आग को कंट्रोल कर ली थी। लगभग कितने का नुकसान का आकलन किया जा रहा है और क्या क्या जला है इसमें? 3 से 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। प्लास्टिक स्क्रैप है वो जला है पूरा। आग लगने की स्पष्ट वजह अभी तक सामने नहीं आई है। प्रेमसागर क्षेत्र स्थित एक मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना बिजली विभाग और दमकल विभाग को दी गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रेमसागर क्षेत्र के सुदर्शन भवन के पीछे रहने वाले यशपाल के घर में उस वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जब वो और उसकी मां घर में ताला लगाकर काम पर गए थे। आस पड़ोस में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने अग्निकांड की सूचना दी, जिसके बाद यशपाल ने घर पहुंचकर अग्निशमन दल और बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही घर में रखा गृहस्थी का आधे से ज्यादा सामान जलकर खाक हो गया था। सर जब तक मैं सुबह टाइम अपने घर में नहा धो के सेवा वेवा करा, पूजा वूजा करके जब तक सही रहा और मैं टिफिन विपिन लगा के बाहर गया हूँ, मुझको मुश्किल से 15-20 मिनट भरे मुझको अपने ऑफिस जाए। उस बीच में मेरी भाभी माँ ने फ़ोन करी कि घर में आग लगी है। घर में आके देखा तो क्या मतलब किस वजह से कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को फ़ोन गया, हम लोग अपने अपने घर में थे, हम लोग को फ़ोन गया, हम लोग जैसे ही भगते आए तो देखे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की पूरी आग पूरा जला हुआ है। फ्रिज हो गई, पूरा ठाड़ हो गया, सोफ़ा हो गया, अलमारी हो गई, राशन पानी जो हमारा सब कुछ जल फूक गया है। हम लोग बहुत वो हो गए हैं। पूरा हम लोग का 2-2.5 लाख रुपए ऐसा लग रहा है कि मतलब खर्चा वो पूरा बैठ गया है एकदम से। देख घर में नहीं थे क्या? हम लोग घर में नहीं थे, हमारी माँ और भाई काम करते हैं, अकेले रहते हैं। वो माँ भी सुबह 7 बजे काम पे चली गई, भाई गया कम से कम 8:30-9 बजे करीब। उस बीच थोड़ी ही देर में मुश्किल से 10-15-20 मिनट हुए होंगे ना, भाभी लोग ने फ़ोन लगाई कि भैया आग लग गई, आग लग गई। वो वहाँ से आया है, देखे तो वो पूरा जल के खाक हो गया, सब कुछ खाक हो गया। ये सुदर्शन वार्ड में, प्रेमसागर सुदर्शन वार्ड में यशपाल का मकान है। यहाँ पे आग लगी थी, आग की सूचना मिली थी, जो एमपीवी को बुलाया गया, उनके द्वारा बताया गया कि हाउस वायरिंग की वजह से ये आग लगी हुई है। लगभग इन्होंने कितना नुकसान बताया अपना? अभी तो नुकसान ज़्यादा नहीं है। फ्रिज है, फ्रिज के साथ पंखा है, फिर सोफ़ा वगैरह जला हुआ है और छत का ऊपर का छत का जो है हिस्सा है वो जला हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।